तो बच्चों आज हम बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए नीट और जेईई एग्जामिनेशन की। और अभी तक आप इक्विलिब्रियम कर चुके हैं, आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन हो चुका है और अब बारी है थर्मोकेमिस्ट्री। एक्चुअल में ये हमारे पास हुआ करता था थर्मोडायनेमिक्स, जिसको बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया, लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अंदर भी हैं, कुछ केमिस्ट्री के अंदर भी हैं। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है उन कॉन्सेप्ट को जो है इसके केमिस्ट्री के अंदर, जो आ सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। यहाँ पर हम आपको आज पहले ऐसे ही इसकी थ्योरी बताते हैं, कुछ इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इस तरह से हमारा ये चैप्टर, जिसको एक तरह से कई बार बहुत मुश्किल मान लिया जाता है, हरगिज़ मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत आसानी से आप इसके सभी प्रॉब्लम्स को, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हालात में होंगे। आइए समझते हैं किस तरह से आपने इसमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जैसे कि नाम ही थर्मोकेमिस्ट्री है, यानी रिएक्शन के दौरान होने वाले हीट चेंज को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम किसी भी सब्सटेंस को अगर एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी का एक्सचेंज कितनी तरह से होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, जैसे सपोज आपके घर में पंखा लगा है, आप पंखे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कई तरह से इस्तेमाल होती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में, वर्क डन की फॉर्म में, रैंडमनेस की फॉर्म में। किस तरह से आप जानते हैं, जैसे ही आपने पंखे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, वहां पर पंखा घूमना स्टार्ट करता है, पंखा चलना स्टार्ट करता है, और हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर वर्क डन, उसे हम गिब्स एनर्जी और फ्री एनर्जी के नाम से पहचानते हैं। तो जो भी एनर्जी वर्क डन के लिए इस्तेमाल होती है, जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर फ्री एनर्जी चेंज देखना हो तो हम डेल्टा जी के बारे में बात करते हैं, और अगर हमें फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड स्टेट में देखना हो तो हम डेल्टा जी नॉट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जब पंखा लगातार चलेगा तो पंखे की मोटर भी गर्म हो जाएगी, यानी वहां पर एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट की फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा, और उस हिस्से को हम एंथैल्पी के नाम से पहचानेंगे। एच से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एंथैल्पी चेंज देखना हो तो इसे डेल्टा एच कहते हैं, और अगर इसे हम स्टैंडर्ड स्टेट यानी 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेते हैं तो इसे डेल्टा एच नॉट के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हम एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन डेल्टा एच नॉट इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हैं। हम जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन हम डेल्टा जी नॉट इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हैं। ये क्वेश्चंस ही हैं जो पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, जिनको मैं यहाँ थ्योरी की फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। आपको याद रखना है, एंथैल्पी इज इक्वल टू ई प्लस पीवी, यानी एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मुझे एंथैल्पी चेंज देखना हो, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, इस तरह से हम एंथैल्पी चेंज के बारे में कह सकते हैं। एक्चुअल में ये एंथैल्पी चेंज का फार्मूला हमारा डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी इस तरह से होता है, और फिर हम इसको डेल्टा एच डेल्टा ई पी डेल्टा वी और वी डेल्टा पी इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वी डेल्टा पी इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मिनट, जरा इसको हम ठीक कर दें यहाँ से, जिससे आपको विजुअलाइजेशन थोड़ा सा ठीक रहेगा। वी डेल्टा पी, लेकिन हमारे आसपास जितने प्रोसेस होते हैं उनमें जनरली प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा पी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इस तरह से कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए आपके आसपास होने वाले काफी प्रोसेस किस तरह के हैं, तो आप कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा डेल्टा एच। और ऐसे ही अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे हैं, डेल्टा एच डेल्टा ई नॉट प्लस पी डेल्टा वी, इस तरह से इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के नाम से पहचाना जाएगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि हम एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, हम इंटरनल एनर्जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन हम डेल्टा एच या डेल्टा ई इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हैं। जहां तक डेल्टा ई की बात है, आपको शायद याद हो एम एस डेल्टा टी ये फार्मूला होता है, जिससे आप डेल्टा ई की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। जहां तक डेल्टा एच है, डेल्टा एच क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब किसी भी रिएक्शन के दौरान जो भी हीट चेंज हो रहा है, जैसे A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी, ये कोई रिएक्शन है और इस दौरान कोई भी हीट चेंज हुआ, उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम देंगे। अब ये रिएक्शन अगर कंबशन है तो इसे हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन का नाम देंगे। अगर आप इस रिएक्शन के दौरान किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देख रहे हैं तो इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नाम देंगे। अगर आप किसी रिएक्शन की फॉर्मेशन, किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखते हैं तो इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नाम से पहचानेंगे। इस तरह से जो प्रोसेस वही नाम, अगर कंबशन तो उसका नाम भी कंबशन, अगर फॉर्मेशन तो उसका नाम भी फॉर्मेशन। अब देखिए जैसे ये रिएक्शन है NaOH प्लस HCl गिव यू NaCl प्लस H2O। आई थिंक हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं बेस और एसिड के बीच में होने वाली रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और इस रिएक्शन के दौरान होने वाले हीट चेंज को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा जाएगा। प्रैक्टिकली पाया गया है अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपका एसिड स्ट्रांग है, तो इनके दौरान आपके पास ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है -57.1 किलो जूल। ये वैल्यू यहाँ पर हमेशा बनी रहती है, -57.1 किलो जूल वैल्यू बनी रहती है। एक्सेप्शन सिर्फ HF होता है और कोई नहीं। और अगर इनमें से कोई भी वीक है, इफ आइदर ऑफ देम इज वीक, तो ये वैल्यू लेस देन 57.1 किलो जूल होती है अगर इनमें से कोई भी वीक होता है। तो देखो हम शॉर्ट में काफी सारी चीजें यहाँ पर बता चुके हैं। एंथैल्पी, डेल्टा एच नॉट क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या नहीं है, डेल्टा ई को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये सभी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से लिए गए हैं जिनको हम यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म में ना बता के एक थ्योरेटिकल एक कंसेप्ट के फॉर्म में आपको दे रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कंबशन वगैरह अब आप जान चुके हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी एट 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको मेजर किया जाता है। अब अगर आपका एलिमेंट्री सब्सटेंस है, एलिमेंट्री सब्सटेंस होता है कोई भी सब्सटेंस, एलिमेंट्री सब्सटेंस हम इसको यहाँ ठीक ढंग से लिख दें, एलिमेंट्री सब्सटेंस जिसमें सारे के सारे एटम एक ही जैसे हों उसे बोलते हैं एलिमेंट्री सब्सटेंस। उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है, याद रखिएगा। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको O2 दिया गया है, N2 दिया गया है, S8 दिया गया है, तो ये सारे के सारे एक ही एलिमेंट से मिलकर बने हैं, एक ही एटम से मिलकर बने हैं, तो इनके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो एंथैल्पी के बारे में जानिए बहुत सारी बातें, एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन के बारे में जाना, एक्सेप्शन जाना, वैल्यू कहाँ कम होती है वहां जाना। ऐसे ही एक गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एक्सप्रेशन होता है। और अगर आप स्टैंडर्ड स्टेट में देख रहे हैं तो डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट ये हमारे पास होता है। फर्दर याद रखिएगा डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट्री सब्सटेंस के लिए ये भी 0 होती है। जैसे मैंने अभी डेल्टा एच एफ नॉट O2 के बारे में बताया, ऐसे ही डेल्टा जी नॉट एफ एलिमेंट्री सब्सटेंस लाइक N2 O2 S8 इनके लिए ये वैल्यू हमेशा 0 होती है। इस बात को यहाँ से याद रखने की जरूरत है। अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी भी सिस्टम को एनर्जी दी जाती है तो वह एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में इस्तेमाल करता है जिसको हम एंथैल्पी के नाम से जानते हैं, या वर्क डन की फॉर्म में यूज करता है जिसे हम गिब्स एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी का एक हिस्सा वेस्ट चला जाता है जो कि मॉलिक्यूल के अंदर रैंडमनेस बढ़ाने के काम आता है। मॉलिक्यूल में कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। जब आप एनर्जी देते हैं तो वो पार्टिकल कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से उनमें स्लाइट मोशन बढ़ता है, थोड़ा बहुत मोशन होता है जिसे रैंडमनेस कहते हैं। और रैंडमनेस को मेजर करने का क्राइटेरिया होता है जिसे हम एंट्रोपी के नाम से पहचानते हैं और इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं तो डेल्टा S। तो अब हम ये कहते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से एंट्रोपी की वैल्यू का पता लगाया जा सकता है। अगर एक्चुअल में कहें तो ये वैसे तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, बहुत टिपिकल टास्क है, ये शायद ही हो पाए, लेकिन लॉ में थ्योरेटिकली इस बात को कह दिया गया है कि हम एंट्रोपी की वैल्यू बता सकते हैं। तो अब याद रखिएगा हम इंटरनल एनर्जी E की वैल्यू नहीं बता सकते, H की वैल्यू नहीं बता सकते, G की वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन S यानी एंट्रोपी की वैल्यू बता सकते हैं। वहीं पर अगर हमसे कहें कि भाई डेल्टा H, डेल्टा E, डेल्टा G, डेल्टा S हम सभी की वैल्यू यहाँ पर बता सकते हैं, इतना याद रखिएगा। एंट्रोपी चेंज का फार्मूला होता है डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर आपको दिया गया है। और जहां तक यूनिट की बात है जनरली हम इसकी यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल इसका इस्तेमाल करते हैं। किलो जूल पर केल्विन पर मोल भी ले सकते हैं लेकिन जनरली जूल पर केल्विन पर मोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और रैंडमनेस को हम अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के नाम से भी पहचानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी इसको कहा जाता है। इस अकेले पेज पे मैंने इस चैप्टर की बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ करा दी है। वन शॉट में ये चैप्टर तैयार हो रहा है, लेकिन इन सभी पॉइंट्स को एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जिसको मिस किया जाए। एक एक लाइन आप वीडियो को बार बार देख के नोट करते जाइएगा। आपके लिए एक एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी, इस बात को भूलिएगा नहीं। अगर आप देखिए, अब अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान रखिए सॉलिड से लिक्विड
इस प्रोसेस को हम, अब देखिए एक ये प्रोसेस हुआ, लिक्विड से गैस आपका एक प्रोसेस हुआ, ये अलग-अलग प्रोसेस हो गए। इनके दौरान जो भी हीट चेंज होगा या इनके दौरान जो भी एंट्रोपी चेंज होगा, उसे उनके पर्टिकुलर नेम से यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके नाम से पहचाना जाएगा। अब देखिए क्या-क्या नाम हो सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम फ्यूजन कहते हैं और इस दौरान होने वाले एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एच फ्यूजन कहा जाएगा। एंट्रोपी चेंज को डेल्टा एस फ्यूजन कहा जाएगा। तो डेल्टा एच फ्यूजन हुआ किसी सॉलिड को लिक्विड में जो बदलते हैं, जो एंथैल्पी चेंज होता है वो एंथैल्पी फ्यूजन। और ऐसे ही एंट्रोपी चेंज के बारे में हो गया, इस प्रोसेस के दौरान जो भी एंट्रोपी चेंज होता है, अब सॉलिड से लिक्विड को बदलते हैं तो हमें हीट देनी पड़ती है और जब हीट सप्लाई करनी पड़ती है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। तो सॉलिड से लिक्विड जब हम जाते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अगर लिक्विड से गैस जा रहे हैं उसे वेपराइजेशन कहते हैं, एंथैल्पी चेंज होगा उसे डेल्टा एच वेपराइजेशन, एंट्रोपी चेंज होगा उसे डेल्टा एस वेपराइजेशन कहा जाएगा और ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर आप गैस से वापस लिक्विड आते हैं तो इसको हम लिक्विफिकेशन कहते हैं, एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एच लिक्विफिकेशन कहेंगे, एंट्रोपी चेंज को यहाँ डेल्टा एस लिक्विफिकेशन कहेंगे और ये वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि जितना लिक्विड से गैस में चेंज होगा उसका उल्टा गैस से लिक्विड में होगा। ऐसे ही लिक्विड से सॉलिड में अगर आ रहे हैं तो इसे हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी, लेकिन अगेन मैं कहूंगा आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डेल्टा एच फॉर्मेशन किसके लिए 0 होती है, यहाँ आपको बता दिया गया। आपसे कहा अगर कि भाई डेल्टा जी फॉर्मेशन किसके लिए 0 होती है, ये बता दिया। आप एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बता सकते हैं, ये बता दिया। अगर आपसे कहेंगे किस लॉ के अकॉर्डिंगली, तो आपका जवाब होगा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली हम इस वैल्यू को यहाँ पर बता सकते हैं। एंथैल्पी चेंज आपके पास कितने तरह का है, तो मैंने बताया कई तरह का है ये। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, कंबशन है, फॉर्मेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, वेपराइजेशन है, लिक्विफिकेशन है और उसके अलावा सॉलिडिफिकेशन। इनकी वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अब हम आपको सिखा चुके हैं। अब देखिए वर्क डन की जहां तक बात आती है, वर्क डन का एक्सप्रेशन, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं उनको बताने के लिए हम कह रहे हैं W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि वर्क डन के आगे नेगेटिव साइन भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़ा सा फर्क होता है। केमिस्ट्री में हम सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं। जब कोई सिस्टम वर्क करता है तो उसकी एनर्जी का लॉस होता है। जब कोई सिस्टम वर्क करता है एनर्जी का लॉस होता है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा और लॉस को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कोई सिस्टम वर्क करता है उस पर एनर्जी आती है तो वो साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, तो आपने इस बात को याद रखना है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये साइन नेगेटिव आएगा, दिस इज बाय द सिस्टम, इस बात को याद रखिएगा। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो इस पे साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, इसको याद रखिएगा। फर्दर प्रेशर की यूनिट लीटर, डेल्टा वी की यूनिट लीटर, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर, तो यहाँ से जो वर्क डन आता है उसकी यूनिट आती है लीटर एटमॉस्फेयर। अगर कन्वर्ट करना है इसको जूल के अंदर तो इतना भी ध्यान रखिएगा 101.325 से करेंगे मल्टीप्लाई और ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल के अंदर। अगर न्यूमेरिकल में न्यूटन मीटर में दिया गया है तो भी आप ध्यान रखेंगे वो जूल के बराबर होता है, इस बात को आप हरगिज नहीं भूलेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। फर्दर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है एक्सप्रेशन। तो वर्क डन अगर आपके यहाँ से आ गया, वर्क डन यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, डेल्टा ई को निकाल सकते हैं। बस आपने कन्वेंशन का ध्यान रखना है। अगर आपसे कहते हैं हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट का लॉस करता है, सो व्हेनेवर देयर इज अ लॉस बाय द सिस्टम साइन विल बी नेगेटिव। अगर कहते हैं आपसे कि हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम को दी गई है तो वहां पर साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम तो साइन नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा। तो अब आपने एक ये फार्मूला याद रखना है, एक ये फार्मूला याद रखना है और किस तरह से आप इसमें वर्क डन की यूनिट को ले सकते हैं, इस बात को याद रखना है। अब देखिए सपोज एक क्वेश्चन आता है, इन क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कहा गया कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंटेनिंग अ बल्ब 10 लीटर कैपेसिटी इज अलाउड टू एक्सपेंड इनटू इवैक्यूएटेड फ्लास्क। आप जानते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी,
या पी डेल्टा वी। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव लगा देना और ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव। डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अब कहा गया 10 लीटर से 100 लीटर, तो डेल्टा वी होगा 100 माइनस 10। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। अब अगर आप सॉल्व कर सकते हो करो जल्दी से, मुझे जवाब बताओ क्या जवाब हो सकता है इसका। यहाँ हमने कह दिया कि ये हो गया डेल्टा वी हो गया 90। जनरली प्रेशर अगर ना दिया जाए तो हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। क्या बता सकते हैं अब आप मुझे आंसर इसका क्या होगा? कम ऑन ट्राई, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कि किलो जूल के अंदर या जूल के अंदर जो भी आपका जवाब है क्या हो सकता है। मैं बताता हूँ, इसका जवाब होगा 0, बिकॉज यहाँ पर कंडीशन है इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब प्रेशर 0, और जब प्रेशर 0 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। ध्यान से इस बात पे गौर करना होगा आपको। अगला, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम ए वॉल्यूम 1 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। पी है आपके पास 1 एटमॉस्फेयर, डेल्टा वी हो गया आपका 5 माइनस 1, क्योंकि 1 लीटर टू 5 लीटर कहा गया है 4, तो W हो गया आपका 1 इंटू 4, दैट इज 4 लीटर एटमॉस्फेयर। जूल में बदलना है, जूल में बदलना है आपको 4 इंटू 101.325, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनता है, ये जवाब आएगा। और अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा 500 जूल ऑफ हीट वाज सप्लाइड, हीट यानी Q गिवन वाज सप्लाइड टू अ सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम मींस पॉजिटिव रहेगा इसका साइन। उसके बाद एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर 200 टू 25। टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम को कांस्टेंट है, व्हाट विल द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? डेल्टा ई, अभी मैंने बताया था डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W और Q प्लस P डेल्टा V, और क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज 0 है तो ये टर्म 0 होगी, यानी जितनी Q की वैल्यू होगी वही डेल्टा E की वैल्यू होगी। Q की वैल्यू 500 है तो डेल्टा E की वैल्यू भी 500 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब यहाँ पर बनता है। तो इस तरह से चीजों को समझते हुए आपने इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बच्चों देखिए यहाँ पर आगे कुछ और क्वेश्चन आपके पास। Now, the system which is closed only for matter is called as, आपको पता होना चाहिए सिस्टम होते हैं 3 तरह के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट का एक्सचेंज होता है, मैटर का नहीं। आइसोलेटेड में ना तो हीट का ना मैटर का। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, द सिस्टम विच इज क्लोज ओनली फॉर मैटर, जो सिर्फ मैटर के लिए क्लोज होता है उसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? क्लोज सिस्टम, जो कि ऑप्शन में नहीं, यानी नन ऑफ दीज आपका यहाँ पे बनता है करेक्ट जवाब। और आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल के लिए ध्यान रखना डेल्टा टी 0 होता है और इनके लिए डेल्टा ई भी 0 होता है। अब आपके पास जवाब है कि यहाँ डेल्टा ई 0 बिल्कुल होता है, टी भी होता है, और क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो एक्सचेंज ऑफ हीट भी हो सकता है। यानी सभी जवाब सही है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये यहाँ पर बना करेक्ट आंसर। वर्क डन विल बी 0 फॉर विच टाइप ऑफ प्रोसेस? W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब ये 0 कब हो सकता है? जब या तो प्रेशर 0 हो या डेल्टा वी 0 हो। डेल्टा वी 0 मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट वहां होता है जहां आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका जवाब यहाँ पर बनता है। फोर्थ क्वेश्चन को पढ़िए, जानिए, सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब आएगा। सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और उसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ड्यू टू। नाउ इंटरनल एनर्जी को जनरली हम कहते हैं इट इज अ सम ऑफ ऑल दी एनर्जी। जितनी भी सिस्टम में एनर्जी होती है जनरली उसके बारे में कहते हैं, जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, एटसेट्रा, बहुत सारी एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बनी होती है जनरली वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी को मिला के। वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी को मिला के, और इनकी वैल्यू इतनी कम होती है, इतनी जल्दी चेंज होती है कि हम इनको मेजर नहीं कर सकते। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जवाब होता है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू बताना मुश्किल है। हाँ, फार्मूले हैं हमारे पास फिजिक्स में, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर नहीं आ पाती। तो हम कहेंगे इन सभी की वजह से ये कैलकुलेशन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से अभी हमने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर साइमल्टेनियसली समझने की कोशिश की है और जवाब हमारे पास आते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चन की तरफ भी आइए, जानने की कोशिश करेंगे हम। कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज, आपको सिस्टम
ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की, इतना वर्क डन किया, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, एंड डज वर्क डन बाय द सिस्टम है, अभी मैंने बताया था वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, तो सॉल्व करके कितना आएगा 10 किलो जूल। बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये भी बहुत इजीएस्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसको अपने आप पढ़ के देखिए, जवाब आपका -10 किलो जूल आएगा, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वर्क डन ऑन द सिस्टम W आपका पॉजिटिव हो गया 5 किलो जूल का, और 15 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट, यानी Q -15 हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, यही जवाब आएगा। अब बच्चों जरा इस क्वेश्चन को आप मुझसे पहले सॉल्व कीजिए, कम ऑन फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कम ऑन जल्दी से जवाब दीजिए, क्या जवाब बनता है आपका। कीजिए सॉल्व, कोशिश यही कि आपका मुझसे पहले ये जवाब आ जाए, ट्राई कीजिए, वरना मैं बताऊंगा आपको। व्हाट विल बी द वर्क डन, ऑन होगा या बाय होगा, आप बताएंगे। इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम फॉल्स बाय 100, इस पॉइंट का मतलब है इंटरनल एनर्जी फॉल्स बाय, यानी लॉस हो गया, यानी -100 हो गया। इवन व्हेन 200 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट, हीट को सप्लाई किया गया है, यानी Q पॉजिटिव हो गया। तो अब देखिए जरा Q प्लस W, now it is -100, it is 200 plus W, and W will be equal to -100 minus 200, that is -300 जूल। तो ये आपका सॉल्व करके ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जवाब आ ही जाएगा, ये आंसर यहाँ बनेगा। तो इस तरह से आपको इन कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करनी होगी। अब आप इन क्वेश्चंस को आपने कर लेना है ट्राई। देख लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। क्वांटिटी ऑफ मैटर, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन सभी में से वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये होगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अ गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली रिवर्सिबली द वर्क डन, हमेशा ध्यान रख लो, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हमेशा मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी, देखिए आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी जीरो, और अभी मैंने बताया था डेल्टा टी जीरो होता है तो डेल्टा ई जीरो, यानी इंटरनल एनर्जी विल रिमेन अनचेंज्ड। ये आपका जवाब यहाँ बनता है। और लास्ट क्लास है आपका, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, अ वेल स्टॉपर्ड थर्मस फ्लास्क कंटेन्स सम आइस क्यूब, दिस इज एन एग्जांपल। थर्मस फ्लास्क है, बंद है बिल्कुल, ना तो हीट का एक्सचेंज होगा ना मैटर का एक्सचेंज होगा, इसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। तो बात करते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, हीट कैपेसिटी, जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री। किसी भी सब्सटेंस का जब टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो, उस वक्त जो भी हीट चेंज होता है उसे हम हीट कैपेसिटी के नाम से पहचानते हैं। हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंट करेंगे C इज इक्वल टू, और हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर Q बाय डेल्टा T, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। Q है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि जब आपने सब्सटेंस का अमाउंट लिया है 1 ग्राम और उस 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का फार्मूला है Q बाय डेल्टा T, वेट इन ग्राम, ये लिया जाता है। और अगर आप ले रहे हैं अमाउंट मोल के अंदर तो उसे मोलर हीट कैपेसिटी कहा जाता है। और मोलर हीट कैपेसिटी में फार्मूला रहता है Q डेल्टा T, वेट को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका मोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा बच्चों, हीट कैपेसिटी Q बाय डेल्टा T मैंने कहा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा, मोलर हीट कैपेसिटी कहा, फार्मूला आपको याद रखना है। ध्यान रखना है हीट एक स्टेट फंक्शन नहीं होता, और इसीलिए हीट कैपेसिटी इज आल्सो नॉट अ स्टेट फंक्शन बट इट इज अ पाथ फंक्शन। याद रखने लायक इंपॉर्टेंट बात ये है। अब ये दिया गया है आपको क्वेश्चन में कहा गया कि एल्यूमिनियम है, वेट 3 ग्राम है, रिक्वायर 5.4 जूल, यानी ये आपको Q की वैल्यू दी गई है टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम इतना, यानी डेल्टा T आपका 2 केल्विन हो गया 298 टू 300। फाइंड हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर। फार्मूला ये रहा, हीट कैपेसिटी का फार्मूला है
5.4 डिवाइड बाय 2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए 2.7, ये आपका जवाब आ गया। अब यहाँ पर Q अपॉन डेल्टा टी आ चुका है, तो 2.7 को वेट यानी 3 ग्राम से कर दीजिए, ये 0.9 आ गया। और अगर आप इसके अंदर यानी Q बाय डेल्टा टी और वेट मॉलिक्यूलर मास से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 0.9 इंटू मॉलिक्यूलर मास 27, ये आ गया 24.3 जूल। तो ये आपके जवाब यहाँ इस तरह से इस क्वेश्चन में आ ही जाएंगे। हीट कैपेसिटी के बारे में एक दो बात और ध्यान रखिएगा कि हीट कैपेसिटी दो तरह की, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हमने कहा है तो इसका मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, और क्यूबी का मतलब होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको हम डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं याद है तो अब ध्यान रखिएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यूबी होता है और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम डेल्टा ई बाय डेल्टा टी, और यहाँ पर हम इसे कहते हैं क्यूपी बाय डेल्टा टी, और क्यूपी की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं डेल्टा एच। तो इस तरह से बना एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन याद रखिएगा, एक पहला फार्मूला याद रखिए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। क्वेश्चन आता है द डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? R। अब R की वैल्यू अगर कैलोरीज में है तो 2, जूल में है तो 8.314, किलो जूल में तो इतना, और अगर ये 0.0821 है तो ये लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट होती है। तो इस तरह से आपको कोई भी ऑप्शन में दे सकते हैं कि डिफरेंस इन Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है। फर्दर फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, पॉइजन्स रेशियो इसको कहा जाता है, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। इसे पॉइजन्स रेशियो के नाम से हम पहचानते हैं, शायद आपको याद होगा। मोनोटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.67, मोनोटोमिक गैस यानी हीलियम हो गया या नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इनके लिए वैल्यू इतना। डायटोमिक के लिए लाइक डायटोमिक का मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, HF है, HBr है, इनके लिए वैल्यू 1.4। ट्राइएटोमिक यानी CO2 हो गया, ओजोन हो गया, इसके लिए वैल्यू 1.33 होती है। ये वैल्यू यहाँ से याद रखने की जरूरत है। अब मैंने आपको बताया, अभी भी मैंने आपसे कहा कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इस बात को याद रखना। अब जो रिलेशन बता रहा हूं उसको याद रखना। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये हमने आपको बताया, ये पॉइजन्स रेशियो में आपको बताया, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ Cp इज इक्वल टू Cv गामा, ये हो सकता है। यहाँ से Cp की वैल्यू को अगर मैं इधर पुट करता हूँ तो आप समझ पाएंगे Cv गामा, Cv इज इक्वल टू R। यहाँ से Cv को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो Cv कॉमन आ गया, गामा माइनस 1 R हो जाएगा, और Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 ये आ जाएगा। अभी हमने बताया था Cp इज इक्वल टू Cv गामा, यहाँ से Cv की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये एक्सप्रेशन ये रटने हैं आपको। एक तो ये एक्सप्रेशन रटना है, एक इक्वेशन नंबर 1 याद करनी है, इक्वेशन नंबर 2 याद करनी है। Cp इज इक्वल टू Cv गामा, ये तो इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगा। Cp और गामा के बीच का रिलेशन ये रटना है, किसी भी तरह से आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जरूरत है इसकी। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ गया भाई व्हाट विल बी Cp एंड Cv इन कैलोरी केल्विन पर मोल इतना, अगर ये कैलोरी कहा है तो R की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, इतना ध्यान रख लीजिए। अभी मैंने R की वैल्यू बताई थी, अगर ये जूल में होता तो R होता 8.314, किलो जूल में होता तो 8.314 इंटू 10⁻⁻3, अगर लीटर एटमॉस्फेयर में होता तो R की वैल्यू 0.0821। अभी हम जानते हैं Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, और R की वैल्यू को हमने पुट किया क्योंकि O2 है तो गामा की वैल्यू 1.4 हो जाएगी। इस तरह से हमने Cv को सॉल्व कर लिया। अगर आ गया है Cv तो Cp बताना है, बहुत आसान, Cp इज इक्वल टू Cv गामा या गामा Cv, गामा की वैल्यू हम जानते हैं कितना है। इस तरह से आपका Cp का पोर्शन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ये आप जवाब यहाँ पे बता सकते हैं। इस टाइप से ये कुछ चीजें यहाँ से याद होनी चाहिए। कुछ चीजें जो फिजिक्स में ज्यादा होती हैं, केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ उनके फार्मूले पर्टिकुलर वैल्यू याद रखनी है। ट्राउटन्स रूल क्या होता है, ये हमें रेशियो बताता है डेल्टा एच वेपराइजेशन यानी एंथैल्पी वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट, वैल्यू 88 जूल पर केल्विन पर मोल। डुलंग्स एंड पेटाइट लॉ ये मेटल और सॉलिड एलिमेंट, ध्यान रखिएगा मेटल एंड सॉलिड एलिमेंट्स के लिए होता है, और इस रूल के अकॉर्डिंगली द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड मोलर मास इज इक्वल टू 6.4, या हम ये कह सकते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मैंने अभी बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, उसको हमें याद करने की जरूरत है।
किरचॉफ्स इक्वेशन ये डेल्टा Cp और डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 यानी दो एंथैल्पीज का चेंज T2 माइनस T1 और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो E2 माइनस E1 T2 माइनस T1। डायरेक्ट इक्वेशन याद रखने की जरूरत है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। पुराने जमाने थे जब इसमें न्यूमेरिकल आते थे, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन फिजिक्स में ज्यादा डिटेल जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ इक्वेशन की वैल्यू के बारे में याद रखना है कि -2.33 log P2 by P1 या डेल्टा जीबी अपॉन आर T2 माइनस T1 T1 T2 बिल्कुल उसी तरह से ये एक्सप्रेशन लिए जा रहे हैं। बस इनको सिंपल डायरेक्ट याद करने की कोशिश है, इतना ही इनको याद करने की कोशिश करते जाइए साथ के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं जिसे हम स्पॉन्टेनिटी के नाम से पहचानते हैं, स्पॉन्टेनिटी कहा जाता है। पहले मैं स्पॉन्टेनिटी के ऊपर कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं ताकि आने वाले क्वेश्चन, तो जब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, स्पॉन्टेनिटी के अंदर किन बातों पे ध्यान देना है, तो देखिए ध्यान रखिए ऐसा कोई भी प्रोसेस जो नेचर में या तो होता है अपने आप या किसी इनिशिएशन के बाद होता है उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे हमारी नेचर में पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है तो ये प्रोसेस होता है अपने आप। कहीं भी पानी पड़ा हो वो इवेपोरेट होता है तो ये प्रोसेस होता है अपने आप। तो जो प्रोसेस अपने आप होता है वो स्पॉन्टेनियस है। और कहीं पर अगर कोई कैंडल है, आप कैंडल को एक बार अगर माचिस की तिल्ली से उसको जला देते हैं फिर तिल्ली हटा लेते हैं, यानी आपने उसको इनिशिएट किया और इनिशिएट होने के बाद आप देखेंगे वो प्रोसेस लगातार होता रहेगा। इसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, इसे फिजिबल प्रोसेस के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछें कि भाई घरों में मोटर के जरिए पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है, क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्योंकि जब आप मोटर से उसको चढ़ा रहे हैं, पहली बात तो वो अपने आप नहीं जा रहा, दूसरी बात वो इनिशिएट नहीं हो रहा, बल्कि वो मोटर लगातार उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है और तब जाके पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो अपने आप हो या किसी भी इनिशिएशन के जरिए हो जाए उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आखिर क्यों होता है, क्यों नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है और डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये होता है अगर आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस होगा हमेशा स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस और अगर डेल्टा जी जीरो है प्रोसेस होगा इक्विलिब्रियम में। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मैंने एक ऐसा प्रोसेस लिया जहां पर डेल्टा एच नेगेटिव है और टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आपने इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो आप देखेंगे डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एस पॉजिटिव है। मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे नेगेटिव नेगेटिव, यानी ये प्रोसेस हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यानी हमेशा ही क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस। तो आपसे पूछ सकते हैं कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, हमेशा ही। जवाब है जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, टी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। अगर आपसे कहते हैं कि भाई आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस या टी डेल्टा एस आपके पास पॉजिटिव है, तो देखिए वैल्यू पुट करके देख लीजिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये भी पॉजिटिव है और ये आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव और यहाँ ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन ज्यादा है। पहली कंडीशन मान लो कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा है, अगर डेल्टा एच ज्यादा है, डेल्टा एच को रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन, अगर डेल्टा एच ज्यादा है यानी पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा होगा, जवाब पॉजिटिव आएगा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, यानी डेल्टा एच की वैल्यू ये है एंड इट इज लेस देन टी डेल्टा एस, तो पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव, यानी ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव, और प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर आपसे तीसरी कंडीशन ये कही जाती कि डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, अगर ये दोनों बराबर होते, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते, तो जीरो आता, तो प्रोसेस क्या होता, इक्विलिब्रियम। ऐसे ही अगर आपसे हम ये कहते कि भाई डेल्टा एच तो है पॉजिटिव और टी डेल्टा एस है नेगेटिव, बताओ ये प्रोसेस क्या होगा, तो बस पुट द वैल्यू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये जवाब क्या होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा ही प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और एक आपके सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं कि भाई डेल्टा एच है नेगेटिव और टी डेल्टा एस है पॉजिटिव, बिल्कुल इसी तरह से पता लगाना है कि ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा। आप ऐसे ही सॉल्व करना, मैं आंसर देता हूं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा होगी, ये स्पॉन्टेनियस होगा। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करके देखना है आपने। अगर डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस होगा तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस होगा तो ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, इसको याद रखना। तो स्पॉन्टेनिटी का एंटायर कंसेप्ट हमारा यहीं पर आके फिनिश हो जाता है, यहीं पर इसी तरह से इसको फिनिश कर देना है, समझ लेना है। बहुत आसान सा इजी सा टॉपिक ये हमारे पास रहा।
अब कुछ न्यूमेरिकल बताता हूँ, न्यूमेरिकल को सीखिएगा। न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस फार्मूले का आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये है आपका फार्मूला। ना देखिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट शो करता हूँ और इसके अंदर आप समझ पाएंगे, इस तरह से कुछ रहेगा। दिस इज g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस बताया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो गया। यहाँ पर डेल्टा जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन भी यहाँ से याद रख सकते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, ये एक्सप्रेशन आपके पास होता है। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लें कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि आपको 10 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, माइनस 2.303 आर टी लॉग के, यानी 10 log 10 होता है 1, तो माइनस 2.303 आर टी, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपको दिया गया है। बस इस वैल्यू को पुट करने के बाद ये जवाब आपको मिल जाएगा, ये जवाब आ ही जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी बताता है, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम में होता है 0। अब न्यूमेरिकल में देख लीजिए, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ ए प्रोसेस आपको दिया गया है, आपको बताना है स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच आपको 40.63 दिया गया है, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस आपको 108.8 दिया गया है। इसकी यूनिट किलो जूल है, इसकी यूनिट जूल है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी अगर आप इसकी यूनिट भी ले लेंगे जूल में तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, बस वैल्यू आ गई है। यहाँ पर अब आपने फार्मूला पुट कर देना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपके पास डेल्टा एस भी है, डेल्टा एच भी है, टेम्परेचर भी है, और सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ऐसे ही देख लो, एट 0 डिग्री आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम के लिए मैंने भी क्या बताया था, डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा एच 6 किलो जूल है आपके पास, आपको डेल्टा एस और डेल्टा जी बताना है। डेल्टा जी तो हमने बता ही दिया क्योंकि ये 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे डेल्टा एस बता दीजिए, मुश्किल नहीं है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी 0 हो गया, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ से आप इसको देख लीजिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस ये बना, और डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। और अब यहाँ पर ऑप्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो 21.98, ये आपका जवाब यहाँ आएगा। इस तरह से आपको ये कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करने थे। अब देखिए आपकी बारी है, अब मैं ये कुछ क्वेश्चन आपको अगर दे दूं कि आपको बताना है गिब्स फ्री एनर्जी और G इज डिफाइंड एज, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन G को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे ये पूछा गया है तो जवाब बिल्कुल पता है, ए यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। अगला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी यानी डेल्टा एच, स्टैंडर्ड एंट्रोपी यानी डेल्टा एस, आपको वैल्यू दी गई है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आपको बताना है, तो वही डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बस ध्यान किस बात का रखना है कि ये किलो जूल में है और ये जूल में है, दोनों की यूनिट सेम कन्वर्ट कर देनी है आपने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बन जाएगा, ये ऑप्शन आपके पास आ ही जाएगा। ऐसे ही देखिए ये दो क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल विच इज करेक्ट। अब सेल की स्पॉन्टेनिटी के बारे में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी बात करेक्ट रहेगी। तो देखिए सेल में क्या होता था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट, ये रहता था। अब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होता है जब डेल्टा जी नेगेटिव, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ई नॉट क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब ये बना। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, द फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए रिएक्शन हैविंग डेल्टा एच, इतना वही डेल्टा एच डेल्टा और एस दिया गया है, ये कैलोरीज में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बन जाएगा, ये आपका जवाब इस तरह से सॉल्व होगा। सिमिलरली बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। डेल्टा एच डेल्टा एस आपको दिया गया है, द टेम्परेचर एट विच फ्री एनर्जी चेंज विल बी 0, और फ्री एनर्जी चेंज 0 यानी डेल्टा जी को मान लो 0, टेम्परेचर निकालना है आपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टेम्परेचर निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमने आपको बहुत सारे कंसेप्ट थर्मोकेमिस्ट्री के यहाँ बता दिए हैं। थर्मोकेमिस्ट्री के डिटेल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट थर्मो डायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री 2019 उसको देख सकते हैं, और वहां पर आप और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। अदरवाइज क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग आप इतना चीजों को अच्छे से कर लीजिए, बार बार कर लीजिए, बहुत सारे पॉइंट हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।